एक गांव का छोटा सा घर था जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच घर की छोटी बहू रमा झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू सुधा बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। बूढ़ी माँ तुलसी पर पानी चढ़ा रही थी। तुम तो हर समय काम में लगी रहती हो रमा। बिना काम किए तुम्हें चैन ही नहीं मिलता। आपकी तरह नहीं हूँ जो सारा दिन आराम ही करती है। अरे रमा, जुबान संभालकर बात करो। बड़ी बहू से ऐसे बात करते शर्म नहीं आती। घर का पुराना रसोई घर जहां रमा अकेले खाना पका रही थी। तभी रमा का पति मोहन रसोई में आता है। रमा, कुछ मदद कर दूं? नहीं जी, आप तो बस मजदूरी पर जाने की तैयारी करें जैसे आपके घरवाले चाहते हैं। मैं घर का सारा काम अकेले कर लूंगी। रमा, माँ को समझाना मुश्किल है। वो बचपन से ही भाई को ज्यादा मानती आई है और बहू के तौर पर भी वो सुधा को ही मानती है। इधर बड़ा भाई रमेश काम से वापस आता है। आजा बेटा, थक गया होगा। सुधा, जल्दी से पानी ला। अभी लाई माँ जी। रमा सब देख रही थी कि किस तरह बड़े बेटे और बहू को इज्जत दी जा रही थी और उसे कोई नहीं पूछ रहा था। इसके बाद सब लोग आंगन में इकट्ठे बैठते हैं, सिवाय रमा के। रमेश बेटा, हमें अपनी पोती के लिए अच्छे स्कूल का बंदोबस्त करना होगा। वह बहुत होशियार है। हाँ माँ, कल ही शहर जाकर देखता हूँ। माँ, रमा भी तो पढ़ी लिखी है। वह भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती है। इस बहाने कुछ कमाई भी हो जाएगी। हमें किसी बाहर वाली की पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो सुधा है। रमा तो बस एक बोझ है। खामोशी छा जाती है। रमा सब कुछ सुन रही थी। अगले दिन गांव की चौपाल पर एक बूढ़ी औरत रमा की सास से बात कर रही थी। तुम्हारी सुधा तो बड़ी किस्मत वाली निकली। सब उस पर मरते ऐज, और वो रमा, लगता है जैसे उस पर कोई साया हो। मेरी सेहत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू सुधा ही रखती है। रमा तो घर में है, लेकिन दिल से नहीं। और बाज बहू की तो कोई कीमत ही नहीं होती। यह बात रमा सुन लेती है, जो पास से पानी का घड़ा लेकर गुजर रही होती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। रात का समय था। मोहन और रमा अपने कमरे में बात कर रहे थे। रमा, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। ऐसा मत कहिए। आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप है, तभी तो मैं यह सब सह पा रही हूँ। एक दिन सब बदलेगा रमा, बस थोड़ा सब्र रखो। सब्र की भी एक हद होती है मोहन जी। पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। शाम का समय है। घर में माँ चारपाई पर लेटी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, चेहरा पीला पड़ चुका है। माँ जी, आज आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। चलिए अस्पताल चलते हैं। उसी समय मोहन अंदर आता है। रमा ठीक कह रही है। मां, आपकी तबीयत वाकई में खराब लग रही है। रमेश भी आ जाता है। क्या हुआ माँ को? चलो, देर मत करो। मोहन, गाड़ी निकालो। माँ को अस्पताल लेकर चलते हैं। दोनों भाई माँ को अस्पताल ले जाते हैं। दोनों भाई बाहर बेचैन खड़े हैं। रमा और सुधा चुपचाप बैठी हैं। की हालत पहले ही नाजुक हो चुकी थी। उन्हें गंभीर हार्ट अटैक आया था। हमें अफसोस है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहीं। खामोशी छा जाती है। सुधा रोने लगती है। रमा की आंखों से भी आंसू निकलते हैं। बाद में दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर मां का अंतिम संस्कार करते हैं। एक महीने बाद आंगन में दोनों भाई मां की जमीन जायदाद के कागजात तलाश कर रहे थे। एक पुरानी पेटी से मां की जायदाद के दस्तावेज निकलते हैं। रमा और सुधा थोड़ी दूर बैठी सब कुछ सुन रही थीं। देख मोहन,
कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब हमें इसे आपस में बांटना है। हाँ भाई, आधा आधा बात देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है। माँ मरने से पहले मुझसे कह गई थी कि चूंकि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए सब कुछ मेरे जिम्मे रहेगा। तुम्हें सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। तो क्या भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हकदार हूँ। भाई, माँ ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। को लिखना नहीं आता था। उन्होंने मुहजबानी कहा था। अब तू माने या न माने, मुझे तो 70% हिस्सा चाहिए। दूसरी तरफ सुधा और रमेश खुशी से बातें कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही किया जो जमीन का 70% हिस्सा अपने पास रखा। अगर हम उन्हें बराबर का हिस्सा दे देते तो हमारे पास क्या बचता। हाँ, मैं बड़ा हूँ और ज्यादा जमीन रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय था। मोहन और रमा अपनी हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। जमीन भले कम है, लेकिन हमारी मेहनत तो सच्ची है। हम यही से शुरुआत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। देखो तो, हमारा खेत कितना बड़ा है और वो दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी छोटे से बाड़े में खेती कर रहे हों। माँ का आशीर्वाद है हम पर। देखना, हमारी फसल कैसे लहलहाएगी। मोहन तो बस पढ़ा लिखा किसान है, असली खेती करना उसे आता नहीं। अगली सुबह गांव के चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बातें कर रहे थे। सुना तुमने? रमेश ने तो पंचायत की बात माने बिना ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। और मोहन जमीन कम है लेकिन खूब मेहनत कर रहा है। यही तो असली किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों खेतों में फसल उगने लगी। रमेश के खेत में कई जगहें सूखी हुई थीं, जबकि मोहन का छोटा सा खेत हरा भरा था। कम जमीन में भी मोहन की फसल देखो कितनी लहलहा रही है। यही होती है सच्ची मेहनत का नतीजा। सुबह का समय था। मोहन अपनी फसल को देख रहा था। देखिए ना मोहन जी, हमारा छोटा सा खेत कितना हरा भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन मुस्कुरा रही हो। सब तुम्हारे भरोसे और हमारी सच्ची मेहनत का ही फल है। हम कमजोर नहीं हैं, बस खामोश है। दूसरी तरफ रमेश का खेत था, जहां सूखा पड़ा था और कीड़े लग चुके थे। रमेश चिंता में डूबा खेत को देख रहा था। ये क्या हाल हो गया हमारी फसल का। इतनी बड़ी जमीन और फसल आधी भी नहीं बची। अब हम क्या करें? लगता है पानी समय पर नहीं दिया, बीज भी ठीक नहीं थे और ऊपर से कीड़े भी लग गए। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में सभी किसान अपनी फसल बेचने आए। मोहन भी अपनी फसल लेकर पहुंचा। वाह मोहन जी, ऐसा शुद्ध अनाज बहुत दिनों बाद देखा है। हम आपको बाजार के रेट से ज्यादा कीमत देंगे। यह सब मेहनत और जमीन माँ की मेहरबानी है। उधर रमेश की फसल को व्यापारियों ने लौटा दिया। आपके अनाज में नमी है और कीड़े भी लगे हैं। हम इसे नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन कम कीमत में खरीद लो। माफ कीजिए, यह हमारे गोदाम में सड़ जाएगा। रमेश दुखी मन से अनाज वापस लेकर घर आ जाता है। कहते थे माँ ने 70% दिया है तो राज करेंगे। अब देखो हाल। मोहन आधी जमीन में दुगनी कमाई कर रहा है। पता नहीं क्यों, माँ की दी हुई जमीन तो मिल गई पर सुकून नहीं मिला। कुछ साल बाद अब मोहन के पास ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और गोदाम था। उसकी जमीन कई गुना बढ़ चुकी थी।
रात का समय था। रमेश की बेटी बिस्तर पर लेटी थी, वह बीमार थी। 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं बचा। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन जरूरी है। रमेश, मेरे पास एक रास्ता है। हमें मोहन से मदद मांगनी होगी। मोहन से? मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। रमेश, ये अहम का नहीं, हमारी बेटी की जान का सवाल है। अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है, कल सुबह चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह रमेश और सुधा झिझकते हुए आते हैं। भैया भाभी, आइए अंदर। कैसे आना हुआ? मोहन, मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है। बेटी बीमार है, इलाज जरूरी है। अब वही जमीन बची है जो माँ के बहाने मैंने तुमसे छीनी थी। भैया, ये घर भी आपका है और हम भी। बताइए कितना चाहिए? मोहन, सेठ रोज आकर धमकाता है। कहता है अगर पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन छीन लेगा। फिक्र मत कीजिए भैया, कल ही मैं अस्पताल का सारा खर्च और कर्ज चुका दूंगा। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज खुद ठोकरें खा रहा हूं। भैया, वक्त सबसे बड़ा गुरु होता है। जो कुछ हुआ वो एक सबक था, लेकिन हम अब भी भाई है। मुसीबत में अगर भाई ही साथ न दे तो फिर कौन देगा? मोहन सारा कर्ज उतार देता है और बेटी का इलाज भी करवा देता है। रमा, अगर तुम न होती तो हम न जाने किस हाल में होते। दीदी, जब घर में कोई गिरता है तो दीवार बनकर नहीं, हाथ बनकर उसे उठाना चाहिए। अगर माँ जिंदा होती तो शायद आज फख्र करती कि हमने अपने रिश्ते बचा लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्यादा की लालच में हमें अपने रिश्ते नहीं खोने चाहिए, क्योंकि पैसा तो वापस आ सकता है, लेकिन भरोसा और रिश्ते अगर एक बार टूट जाए तो फिर कभी वापस नहीं